हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम ऑफिशियली फाइनेंस अकाउंटेंट एग्जाम 2026 के अकाउंटेंसी की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पोल डाला था टेलीग्राम में और वीडियो भी डाली थी यूट्यूब पर, जिसमें मैंने आपसे फीडबैक मांगा था कि इस बैच को हम कैसे करें। तो उसमें मैक्सिमम बच्चे, अराउंड 65% ऑफ द बच्चों ने ये कहा कि सर बेटर यही रहेगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइएगा और उनको यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए, ताकि हमें जब भी अपना टाइम मिलेगा हम देख लेंगे। क्योंकि उसमें मेरे एंड से एक टाइम कॉन्स्टेंट था कि मैं पूरा दिन बिजी होता हूँ, रात के 10 बजे में टाइम निकाल सकता हूँ। तो मैक्सिमम बच्चों ने यही कहा कि सर बेटर तो उस कंटेक्स्ट में यही रहेगा कि आप रिकॉर्ड कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिए, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। क्योंकि सारे बच्चे दिन में पढ़ते होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो थके हुए होते हैं बाई 10। बट स्टिल 35% बच्चों ने तो ये कहा था कि सर लाइव भी लाइएगा, लाइव में हम डाउट भी पूछेंगे। तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन ऐसे सोचा है कि जो ये पूरा बैच रहेगा हमारा, ये हाइब्रिड मोड पे रहेगा। हाइब्रिड मोड से मुराद है कि मेन जो लेक्चर्स है वो मैं रिकॉर्डेड लाऊंगा, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और डिस्ट्रैक्शंस पर से कम हो जाए, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए और कंटेंट ज्यादा मिल जाए। उस 40 मिनट का लेक्चर हो या 50 मिनट का लेक्चर हो या 1 घंटे का लेक्चर हो। और वीकेंड पे या बीच में कभी कोशिश करेंगे कि मैं आपके डाउट सेशंस लाइव ले लूं। तो उसमें क्या होगा कि आप जब पढ़ोगे कंटेंट उन लेक्चर से जो रिकॉर्ड होंगे, तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे और वीकेंड पे जब मैं डाउट सेशन लूंगा आप उसमें कवर कर दोगे। और एक और चीज जो जहन में आ रही है बेस्ड ऑन द कमेंट जो मुझे आए थे वीडियोज पे, तो वो ये भी था कि बच्चे चाह रहे थे कि सर हमने तो पढ़ लिया है। जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो ऑलरेडी मैंने क्लासेस कवर कर दी है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो बच्चे थे कि सर हमने तो ये कर दिया है, अब आप दोबारा से पढ़ाओगे तो ऐसा होगा कि हमारा वो टाइम काइंड ऑफ जाया हो जाएगा, हमें एमसीक्यू करा लो। तो मैंने इसका भी एक सोल्यूशन निकाला है कि देखो, मुझे तो होलिस्टिकली चीजों को लेके चलना है। आई नो द गाइज जो 2020 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अभी फाइनेंस के लिए पढ़ रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ लिए, हमारे लेक्चर्स देख लिए, बुक्स पढ़ ली है। तो उनको शायद मेरी ये वाली सीरीज उतनी फायदेमंद नहीं होती कि अगर मैं लेक्चर्स लाता तो खाली लेक्चर्स लाता, क्योंकि उनको एमसीक्यू चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया है, तो बैलेंस आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक दिन लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं कंसेप्ट समझा दूंगा, और अगला दिन जो होगा उसमें मैं एमसीक्यूज लाऊंगा। कोशिश करेंगे डायरेक्टली एमसीक्यूज एग्जामिनेशन बेस्ड जो भी पैटर्न चेंज हो उसमें लाएंगे, ताकि उनका भी दिन बना रहे और थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए। और बाकी फिर वीकेंड्स पे कोशिश करेंगे डाउट सेशन, लाइव डाउट सेशन लेने का या लाइव लेक्चर लेने का, ताकि वो जो एक फील आता है कि लाइव में भी सर के पास में पढ़ ले, तो वो भी पूरा हो जाएगा। चलो, टाइम जाया करने के बजाय हम सीधे कंटेंट पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ और भी कमेंट्स लगता होगा मैसेज पास करते, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। मैं भी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और मेरे तक भी मैसेज पहुंचती है। जब मैसेज इंडिविजुअली आती है वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, फिर रिप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैसेज में ज्यादा अवॉइड करता हूँ, और आप कमेंट सेक्शन में ही लिखा करो जो भी आपको फील होता है। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने जैसा आपको बता दिया था कि जो हमारी बुक थी बेसिकली, उसी से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और जहां पे मुझे लगेगा एड ऑन करना है वो एड ऑन कर लेंगे। तो पंचायत अकाउंटेंट के लिए हमने बुक दे दी थी। एक बार जस्ट सिलेबस को भी गो थ्रू करेंगे। ये आपका पंचायत का सिलेबस था, ये फाइनेंस में एज इट इज है, फाइनेंस में प्लस कुछ है जो नेक्स्ट वाली बुक में है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। फिर जर्नल एंट्री करने के रूल है, वाउचर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं, सब्सिडी बुक्स क्या होती है, कैश बुक क्या होता है, उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल बैलेंस शीट, पीआरएस का क्या कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप के बारे में, कैश बेस सिंगल एंट्री सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट, और पीएफएमएस क्या होता है। ये बेसिकली मोटे टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं। अब सीधे आ जाते हैं पहला टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो मैं बुक को भी यूज करूंगा और उसके बगैर मैं अपने से भी कुछ बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बुक आप पढ़ोगे तो आपके लिए वो इजी रहेगा ही। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड को खोल देता हूँ और इजीली समझने की कोशिश करेंगे। आई विल स्टार्ट विद ब्लैंक कैनवस। ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। फाइन।
हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो हमें पहले ये समझना है अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, अकाउंटिंग होता क्या है। अगर मैं आपकी बात करूंगा कि आप जिस डिपार्टमेंट में कल को जाओगे, इनफैक्ट आप जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, आगे हमें टैक्स के टॉपिक्स आ जाएंगे। गवर्नमेंट बेसिकली करती क्या है, अगर आप देखोगे गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एज पर द डेफिनेशन। तो उसके लिए वो करती क्या है, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, गवर्नमेंट लोगों से टैक्सेस लेती है। आप पढ़ोगे आगे, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, बाकी सब चीजें, फीस, लाइसेंस फी, वो सब कुछ वो ले लेते हैं, रॉयल्टी वॉयल्टी ले लेते हैं, और उसको फिर लोगों पे खर्च कर लेते हैं। अमीरों से लेते हैं काइंड ऑफ, और मतलब गरीबों से खर्च करते हैं। हालांकि जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स वो सबसे लेते हैं। तो मोटा मोटी आप समझो कि गवर्नमेंट में पूरा ये पैसा का इन्वॉल्वमेंट होता है, टैक्सेस का, बाकी सब चीजों का। तो इस चीज का हिसाब भी रखना है। कल को कोई आपने हेल्थ डिपार्टमेंट होगा, कोई किसी और डिपार्टमेंट में होगा, तो वहां पे आप हॉस्पिटल की बात करोगे, हॉस्पिटल के पास बहुत सारे फंडिंग्स आ जाएंगे, फिर वो खर्चे करेंगे। तो यू नीड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ दैट बिजनेस ना, मतलब टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट हॉस्पिटल, कहाँ से फंड्स आए, कहाँ खर्चा हो गया। इस तरह से आप एग्जाम्पल हो गया। अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेसमैन के भी क्या होता है, वो सेल कर, परचेज करता है, सेल करता है, तो उस बिजनेस का भी हिसाब रखने की जरूरत है। लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर हम इंडिया में देखेंगे कि हमारे टैक्सेशन के जो रूल्स होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट वो क्या बोलता है कि कोई भी बिजनेस है तो कैटेगरीज दी है कि अगर इतना सेल है उनका, तो उनको टैक्स ऑडिट कराना ही कराना है। कुछ कुछ कैटेगरी ऑफ बिजनेस है, उनको डिफाइन किया कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने ही बनाने। उनका छोड़ दो, आप खुद अपना हिसाब रखते हो कि भाई कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च हो गया, आपके पेरेंट्स रखते हैं। कुल मिला के बात यह है कि पैसा क्योंकि ऐसी चीज है कि पैसे के लिए सब लोग जी रहे हैं, तो पैसे का हिसाब रखना भी एक, आप बोल सकते हो, एक काइंड ऑफ साइंस है। कि इस हिसाब को कोई किसी भी तरीके से हिसाब रखता है, कोई डायरी पे रखता है, कोई ऑर्गेनाइज में रखता है। तो इसका भी एक बेस्ट तरीका जो रखने का है, वो भी एक अपना एक सब्जेक्ट है, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। इस पैसे का हिसाब किस तरीके से बेस्ट वे में रखा जाए, उस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ते हैं इज द लैंग्वेज ऑफ द, हम बिजनेस की क्योंकि यूजुअली बात करते हैं, आगे आपने देखा सब कुछ बिजनेस के एंगल से बात हो रहा है, ये हर जगह ये काम आ जाता है, पर हम बिजनेस के एंगल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जिससे आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सको। अभी मैं मिक्स हिंदी उर्दू बोल रहा हूँ, और आप लोग अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हो और आपको उर्दू हिंदी आती है, तो आप मेरे लेक्चर्स को समझ पाओगे। अगर कोई फॉरेनर होगा जिसको ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, दो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ उसको बिल्कुल समझ नहीं आ पाएगा, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उर्दू एक लैंग्वेज है, कश्मीरी एक लैंग्वेज है, इसी तरह से अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसकी है, बिजनेस की। कि अगर आप इसको देखोगे और अगर आप इस लैंग्वेज से वाकिफ हो, तो आप समझ पाओगे बिजनेस का हाल क्या है। अब में से जिसने पढ़ी होगी अकाउंटेंसी, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पे एसेट लिखते हैं, पहले फिक्स्ड एसेट लिखते हैं, फिर करंट एसेट लिखते हैं, यहाँ पे करंट लायबिलिटी लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, यहाँ पे रिजर्व लिखते हैं। जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज को जानता है उसको समझ आएगा कि भाई बिजनेस कहाँ खड़ा है, ये फिक्स्ड एसेट का क्या मतलब है, करंट एसेट का क्या मतलब है, करंट लायबिलिटी का क्या मतलब है, कैपिटल का क्या मतलब है, बिजनेस कहाँ खड़ी है। क्योंकि ये क्या है, ये अपने में एक लैंग्वेज है, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत से बिजनेस इज एबल टू कम्युनिकेट विद इट्स स्टेक होल्डर। जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते। तो अकाउंटिंग के बारे में आपको एक चीज समझना है, ये लैंग्वेज ऑफ है। जिस तरह से बाकी सब फील्ड्स में इवॉल्व किया ह्यूमंस ने, और उसमें हर आने वाले टाइम में वो इम्प्रूव कर दिए। हम साइंस के फील्ड में देखते हैं आज की डेट में, जितना हमने मिलीनियर्स में देखा कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कितना हो गया, हम हर दूसरे दिन देखते हैं कुछ ना कुछ नया हो रहा है। इस तरह से ह्यूमंस वाला है। सिमिलरली हिसाब कैसे रखना है, इसका भी एवोल्यूशन हो गया। और बोल रहे हैं जब से ह्यूमन इससे, तब से हिसाब रखने की
मतलब परंपरा है, बट आगे जाके ये अपना एक पूरा फील्ड बन गया और एक कॉन्सेप्ट आ गया डबल एंट्री का, जिसमें फिर कंसेप्ट आया डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो इसका उल्टा क्या होगा, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब क्या है कि आप कुछ रख रहे हो या कुछ नहीं रख रहे हो, कुछ लिख रहे हो कुछ नहीं लिख रहे हो। टिपिकल मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो हमसाया दुकानदार होता है, अगर आप उनके पास जाओगे, वो यूजुअली पूरा अकाउंटिंग तो नहीं करते हैं, डबल एंट्री नहीं करते हैं। वो यही याद रखते हैं, अगर किसी ने उधार लिया उसका लिख लेते हैं डायरी पे, और अगर किसी से उसने उधार लिया उन्हीं दो चीजों को लिखता है। कैश कितना आया वो सीधे गलतान में जाता है, उसका कोई हिसाब वो नहीं रखता है। तो दे टिपिकली फॉलो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसका भी हम आगे पढ़ेंगे, या हम सिंगल एंट्री होते हैं। बट मॉडर्न अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री। तो इसमें बोलते हैं कि जो भी बिजनेस है, बिजनेस जो भी होगा, दैट विल डू सम ट्रांजेक्शंस। बिजनेस जब होगा वो कोई ट्रांजेक्शन करेगा। और अगेन एक और चीज जो आपको समझना बहुत जरूरी है, हम पूरा जो इस करिकुलम को समझेंगे, जो आपने अभी सिलेबस देखा, तो उसमें मोटा मोटी आप देखोगे एक सोल प्रोप्राइटर एंगल से एक्सपेक्टेशन है कि आपको एक बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना आ जाए, एक बिजनेस की अकाउंट्स बनाना आ जाए। तो इस पूरे बैच के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि मेरा एक रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है। ये मेरी फेवरेट एग्जांपल होती है, मैं हर क्लास में यही बोलता हूँ। मेरा एक रेडीमेड गारमेंट्स का शॉप है, आरजे गारमेंट्स। ये कहां पर है, ये लाल चौक में, ठीक है। हैंड राइटिंग और ड्राइंग मेरी एकदम बेकार है, बट आप विजुअलाइज करने की कोशिश करना। ये आरजे गारमेंट्स एक शॉप है। हम पूरे बैच में इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हिसाब हम कैसे रखेंगे, ठीक है। तो इस बिजनेस का हिसाब हमें रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और मॉडर्न अकाउंटिंग क्या बोलता है कि इसका जो हिसाब रखा जाएगा, ये बिजनेस जो भी डीलिंग करेगा, ये बिजनेस जो भी डीलिंग करेगा उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे, उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे। जो भी वहां पे क्या हो जाएंगे, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are of monetary nature। जो भी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इस बिजनेस में हो जाएंगे और वो मॉनेटरी नेचर के, उन सब का हम हिसाब रखेंगे, उन सब का हम हिसाब रखेंगे, उन सब की हम अकाउंटिंग करेंगे, और अकाउंटिंग विल बी बेस्ड ऑन डबल एंट्री, ठीक है। आगे डिटेल में आ जाएगा तो हम डिटेल में समझेंगे सब चीजों को, अभी मैं मोटा मोटी बेस बनाने की कोशिश करूँ। अब एक दुकान को विजुअलाइज करने की कोशिश करो। दुकान के बारे में सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं एक शॉप लूंगा लाल चौक पे। पहली चीज क्या हो सकती है, आपको क्या देखना है, आपको जहां पे भी कोई ट्रांजेक्शन है, इवेंट दिखा, आपको उसकी अकाउंटिंग करनी है, अगर वो फाइनेंशियल नेचर की होगी। जब मैं दुकान को खरीदूंगा, दो चीजें हो सकती है, या तो मैं दुकान को पहले खरीदूंगा या तो दुकान में रेंट पे लूंगा। अगर दुकान को रेंट पे लूंगा तो हर मंथ मेरा रेंट जाएगा। अगर दुकान अपना खरीदूंगा तो दुकान का मेरा हो जाएगा एज एन एसेट, जिसकी हम टर्मिनोलॉजी आगे पढ़ेंगे। और फिर जाके जो मालिक होगा, मैं इस बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करूंगा, दुकान को खरीदने के लिए, सामान को खरीदने के लिए, तो सबके लिए मैं पैसा लगाऊंगा। एक चीज आपको क्लियर रखनी है, हमें जो अकाउंटिंग करनी है यहाँ पे, हमें इस बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, हमें मालिक की अकाउंटिंग नहीं करनी है। जब हम आगे अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर डाउन द लाइन, तो वहां पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो इस बिजनेस की करनी है। इस बिजनेस के एंगल से बात करेंगे कि इसके फिक्स्ड एसेट कितने हैं, इसके करंट एसेट कितने हैं, इसकी करंट लायबिलिटीज कितने, इसमें मालिक का पैसा कितना है, जिसको हम कैपिटल। तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जो अकाउंटिंग हमें करनी है वो बिजनेस की करनी है, बिजनेसमैन की नहीं करनी। बिजनेसमैन की अगर करना होगा तो अलग से करेंगे, बट यहाँ पे जब वो बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस की बुक्स अलग मिलेंगे,
बिजनेसमैन और बिजनेस को हम दो सेपरेट एंटिटीज मानेंगे। तो बेसिकली हमें इस बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने, इस बिजनेस का हमें हिसाब रखना है, और वो हिसाब किसी भी तरीके से कोई भी इंसान किसी भी तरीके से रख सकता है। जैसे मान लो बोले आपके नेबर में जो अंकल होते हैं वो सिंपल हिसाब रखते हैं किसके पास उधार है और किससे मैंने उधार लिया है। बट अकाउंटिंग में एक प्रॉपर तरीका है अकाउंटिंग करने का, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। उस ऑर्गेनाइज सिस्टम को, इस हिसाब रखने के ऑर्गेनाइज सिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे बैच में। और बाय द एंड ऑफ दिस बैच यू विल बी एबल टू मेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अनलिमिटेड फील्ड है ये, तो आप जेके एसएसबी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। अदरवाइज मैं ऑनेस्टली आज की डेट में बता रहा हूँ, इवन इफ अगर कोई बच्चा जेके एसएसबी के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है, जितनी मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज दी उसके बाद अगर वो प्रैक्टिकल कोर्सेज कुछ टैली और जीएसटी का करेगा, आज की डेट में वो इंसान उसके बाद अगर मेहनत करेगा, फिर अपना फील्ड बनाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा कमा सकता है। मैं लिख के देता हूँ, मेरे लेक्चर जो यूट्यूब पर है उसके बाद बस उनको क्या करना है, टैली विजी या जो भी कोई सॉफ्टवेयर होता है उसको अच्छे से सीखना है, और जीएसटी का कोर्स करना है, कुछ जीएसटी का सीखना है, तो आराम से उसको नौकरी मिलेगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मटेरियल। चलो अब आते हैं बुक्स पर, ठीक है। तो अकाउंटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो हम बार बार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, एक आर्ट है किसका, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results bureau। कि अकाउंटिंग जो है, जो मैंने बोला कि एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, ये एक आर्ट है किसी चीज का रिकॉर्ड करने का। किनको किनको रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। अब ये बात आएगा सर, ट्रांजैक्शन इवेंट फेवरेट क्वेश्चन होता है बच्चों का कि ट्रांजैक्शन इवेंट क्या होता है। अगर आप ट्रांजैक्शन को देखोगे किससे निकला है, ट्रांस एक्ट, ट्रांस एक्ट, लेन देन कुछ होगा, आपने कुछ दिया किसी से कुछ लिया, ट्रांसैक्ट। जहां पे भी ऐसे होते हैं उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, आपने जिन चीजों में आप डील करते हो उनको अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी में गुड्स बोलते हैं, अपनी ले में लेके जो उसको माल बोलते हैं। जिस गुड्स में आप डील करते हो या सामान बोलते हैं, तो उसको जब आपने खरीदा, जिससे भी आपने खरीदा, तो आपने उससे गुड्स लिए, यहां से उसको आपने पैसा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन हो गया। इन दो ट्रांसएक्ट हो गया। You took the goods from that person and you gave him money. It's called a transaction. Similarly, आपके पास कोई खरीदने आया, you gave him the goods and he gave you the money. It's a transaction. आपने अपने एम्प्लॉय की सैलरी दे दी, उसने आपको सर्विस दे दी, आपने उसको सैलरी दे दी। रेंट के केस में ये सब ट्रांजेक्शन होते हैं। अब इवेंट्स क्या होता है, इसमें हम ऐसे समझते हैं कि every transaction in itself is an event, but all the events need not necessarily be the transactions। ठीक है, कोई और हैपनिंग बिजनेस में कुछ भी हैपनिंग होगी, कुछ भी इवेंट हो गया, उसको इवेंट बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में। जैसे आपने एक एम्प्लॉय को हायर कर दिया, अब मुझे बताओ, आप सपोज मेरे बिजनेस के अकाउंटेंट हो, मैंने वहां पे एक एम्प्लॉय को लाया, सेल्समैन को लाया। आप देख रहे हो कि भाई सर ने एक सेल्समैन को लाया, उसको बोला कि मैं 10,000 रुपए तो मंथली सैलरी दूंगा। आज उसने ज्वाइन किया था, क्या मुझे एज एन अकाउंटेंट मेरे को कुछ रोल करना पड़े, क्या मुझे अकाउंटेंट आंसर दो। यू से यस, दिस इज इंपॉर्टेंट इवन इन द बिजनेस। हमने एक एम्प्लॉय को हायर कर दिया है, बट इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कब होगा, जब एक मंथ पूरा हो जाएगा और उसकी सैलरी देनी होगी, तो अब सैलरी के खर्चे की एंट्री कर रहे हो, दैट्स एन, and now you can say that is something of transaction बोलते हैं, that is something an event of financial nature। अब ये हो गया कि वो सैलरी ड्यू हो गई, अब यहाँ पे अब सैलरी ड्यू होगी, ट्रांजैक्शन नहीं है, पर से आप बोल सकते हो ये इवेंट हो गया, ये इवेंट हो गया। अब इस इवेंट को रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का इवेंट है, सैलरी ड्यू होगी। इस तरह से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां पे हम बोलते हैं कि अब ये एक्रूअल बेस पे ये सब चीज पे ये ड्यू हो गया, तो ट्रांजेक्शन में आप बोलोगे बिल्कुल लेन देन दिख जाता है, और इवेंट्स में ये सब चीज नहीं होती है। देयर में भी काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि यार एक तरह का दिख रहा है, दूसरा तरह से विजिबल नहीं है, बट हाँ ये एक ऐसा इवेंट है फाइनेंशियल नेचर का जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है, इसकी हमें एंट्री करते हैं। और जैसे किसी एम्प्लॉय की डेथ होगी, किसी एम्प्लॉय की हायरिंग हो गई है, किसी की फायरिंग हो गई है,
So they are events, but they are not events of the financial return. So we are not going to record them. And now accounting is an art of recording. सबसे पहले क्या करना होता है, इनको रिकॉर्ड करना होता है. जब आप आगे जाएंगे, जब आप देखोगे हमने सबसे पहले क्या बोला था कि आप इनको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे. वो करते हैं जर्नल में. उसके बाद क्या बोलते हैं, उनको क्लासिफाई कर देना. आप सबसे पहले क्या करते हो बेसिकली, इनफैक्ट जिनने पढ़ा है दे विल बी एबल टू कोरिलेट इट. हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन रहे, इवेंट, फाइनेंशियल, उसको रिकॉर्ड करते हैं, कहीं डायरी पे लिखते हैं, उसको जर्नल में. उसके बाद बोलते हैं यार सेल की ये दिन में 10 ट्रांजैक्शन हो गई है, इनको सेल्स अकाउंट में ले लो. इसी तरह से परचेजेस 20 हो गई है, सपोज 3-4 हो गए, उनको परचेज अकाउंट में. यहाँ पे ये चीज हो गया, तो अपने अपने खातों में ले लेते हैं बेसिकली, अपने अपने लेजर्स में लेते हैं. हम क्लास पे करते हैं. हम क्या करते हैं, जैसे हम अभी मार्केट गए थे कल, तो हमें बहुत सारी चीजें लाई थी, तो फिर हम क्या करते हैं, अब सब मिक्स होता है. फिर हम क्या करते हैं, जो जो अपनी अपनी चीजें जहां रखनी होती है वहां पे रख लेते हैं. अब ग्रोसरी लाते हो तो फिर हम क्या करते हो, अपनी अपनी चीजों में जगहों में रख लेते हो. मिक्स करके तो पहले सब एक ही बैग में लाते हो, तो मिक्स करके जितने भी ट्रांजेक्शन इवेंट्स पूरे दिन के हो गए, पूरे वीक के हो गए, तो उनको अपने एक ही जगह रिकॉर्ड किया. फिर बाद में उनको क्लासिफाई कर दिया, अच्छा सेल्स वाले अलग जाओ, परचेज वाले अलग जाओ, ये इस खाते में जाओ, उस खाते में जाओ, ताकि मुझे फिर सब खातों का हिसाब जब करना पड़ेगा, आई विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई कि परचेज कितनी हुई है, सेल्स कितनी हुई है, सैलरी कितनी होगी है, रेंट कितनी होगी है, वो सब कुछ हो गया. तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं कि भाई अच्छा टोटल सेल कितनी हुई इस पीरियड में, टोटल परचेज कितनी हुई है, वो हम समराइज करते हैं. ये हम इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस करते हैं. और फिर जाके हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं. ठीक है ना. ये हो गया. एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स थियरम, कि उसके बाद उसका इंटरप्रेट करना है कि वहां से आपको क्या समझ आ रहा है, कि इसके एसेट्स कितने हैं, इसकी लायबिलिटी कितनी है, बिजनेस ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब कुछ वहां से समझ आ जाता है. तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन. वो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, वो जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में होती है. इसका भी आगे जब सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे तब डिटेल में समझा दूंगा कि जर्नल हम तब करते हैं, सब्सिडरी बुक्स में कम करते हैं. क्योंकि जब आपको अल्टीमेटली क्या है ना, अब आप देखते हो आगे आगे कि भाई इतनी सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या इनको हम फिर जर्नल में करेंगे, फिर उनको अपने अपने खातों में लेंगे. जब 50% से ज्यादा ट्रांजेक्शन कैश में होती है, क्यों ना हम कैश का डायरेक्टली लेजर बनाएंगे, उसको नाम रखेंगे कैश बुक. वो जर्नल का भी काम करेगा, लेजर का भी काम करेगा. फिर जाके बाकी परचेज, क्रेडिट परचेज की अलग, क्रेडिट सेल की अलग, ऐसे ऐसे करके फिर हम बोलते हैं यार जर्नल प्रॉपर जो हम बोलते हैं जर्नल करना है, वहां तो रेसिडुअल कैटेगरी जो कहीं सब्सिडी में फॉल नहीं करता है, वो जर्नल में फॉल करता है, उसको आगे पढ़ेंगे. उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, रिकॉर्डिंग के बाद हम उनको क्लासिफाई करते हैं, सेकेंडरी बुक पे ट्रांसफर करते हैं, उसको लेजर बोलते हैं. तो उसके बाद फिर उनको हम क्लासिफाई करते हैं कि भाई वो इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी, ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा सारी चीज. उसके बाद फिर हम समराइज कर लेते हैं, अच्छा टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक्सपेंस कितना है, एसेट कितना, लायबिलिटी बेस्ड ऑन द लेजर अकाउंट्स. और उसको हम फिर ट्रायल बैलेंस में करते हैं. उसके बाद फिर पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं. अब ये चीज आ सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, मॉडर्न अकाउंटिंग जो है ये डबल एंट्री बेस्ड जो है, कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होंगे. वो किसने इन्वेंट की थी, वो लुशा पकोइल ने इन्वेंट कर दी. तब कर दी थी इन्वेंट. इसने अपनी पहली बुक कब लिखी थी, 1494 में, एंड इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग. और अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. ये मैंने आपको बता दिया. जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसी तरह से अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जिससे बिजनेस इज एबल टू कम्युनिकेट विद इट्स स्टेक होल्डर्स. और अकाउंटिंग इज डन ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है. अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कि भाई आप क्या करोगे, जितने भी ट्रांजेक्शन हो जाएगी उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करोगे. ठीक है ना, अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनका पूरा हिसाब रखोगे. और इसको, इसी को हम बुक कीपिंग बोलते हैं, कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी बिजनेस को, उन सब की आप रिकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है ना. और फिर क्लास में करोगे, फिर समराइज करोगे. तो दूसरा क्या है, अल्टीमेटली टू कैलकुलेट द प्रॉफिट. इस बिजनेस से, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो यू लाइक टू नो कि आप लॉस में जा रहे हो. प्रॉफिट वो कब होगा, जब आप अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट हो गया है, कि लॉस हो गया. बहुत सारी टर्म्स आएंगी, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि आपको जो मैंने पुराने लेक्चर्स दिए हैं ना, वो देखने ही देखने. मेरे इन लेक्चर्स का ठीक है कुछ एडिशन हो जाएगा आपको, बट पुराने लेक्चर्स देख लोगे, वो देखना ही देखना है. और उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी चैनल पर है. उसके बाद तीसरी चीज है, एक चीज था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना, कि ये बिजनेस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है. दूसरा है पोजीशन क्या है, भाई मेरे एसेट्स ग्रो हो रहे नहीं हो रहे, मेरा कर्जा कितना है. पता चला मैं यहाँ पे प्रॉफिट तो कमा रहा हूँ, बट बहुत डेट में हूँ, मेरा बिजनेस तो कोलैप्स हो सकता है फिर.
मैं प्रॉफिट में हूँ, कमा रहा हूँ, उनको एसेट्स में लगा रहा हूँ, रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, कैश में उधार में बेच रहा हूँ, पता चला उधार में बेच बेच के मेरा प्रॉफिट हो गया है, और यहाँ से मैंने दुकानदारों से कर्जा लेकर के मेरी लाइबिलिटी पे, मेरे एसेट्स बढ़े, लाइबिलिटी में खुश हूँ, मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। जब फिर वसूली करने गया ना तो पता चला पैसा ही नहीं वापस आ रहा है। तो आई ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड माई फाइनेंशियल पोजीशन कि भाई मेरा डेट कितना है, मेरा इक्विटी कितना है, मेरा लाइबिलिटी कितना है, वो सब कुछ आपको ये अकाउंटिंग बताएगा। और उसके बाद जो इसके यूजर्स होते हैं, एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूजर्स होते हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं जिसको इस बिजनेस के रिकॉर्ड्स की जरूरत होती है, इस बिजनेस के इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। मैं टिपिकल एग्जांपल देता हूँ यार, अगर मैंने आरजे गारमेंट्स का शॉप खोला तो उसका पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इज लतीफ, कि भाई मैं जानना चाहूंगा कि मैं अगर दिल्ली में बैठा, मेरी वहां पे दुकान चल रही है, तो मेरा उस दुकान में क्या प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा है, तो आई विल लाइक टू नो, आई एम द यूजर ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। तो वो रिजल्ट्स मुझे बताएंगे कि ना भाई क्या हो रहा है मेरा, तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइड हो जाए कि जिससे इसमें डिसीजन होगा कि मेरा बिजनेस सही चल रहा है। सपोज मैं इस बिजनेस के लिए लोन के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा बैंक बोलेगा कि भाई तुम्हारा मेरे को लोन देना नहीं देना, पहले तो अपने फाइनेंशियल दिखाओ ना, तुम कैसा कर रहे हो, सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इसी तरीके से गवर्नमेंट को टैक्सेस देने हैं मुझसे, तो गवर्नमेंट लाइक टू नो माय फाइनेंशियल्स। सिमिलरली क्रेडिटर में आल्सो लाइक टू नो माय फाइनेंशियल्स, कि मैं तुम्हें लोन दे दूं, मैं तुम्हें उधार पे दे दूं नहीं दे दूं। तो सोसाइटी में आल्सो लाइक टू नो, अगर फिर कंपनी के बारे में पढ़ते हैं कि लोग उसमें पैसा लगाते हैं, तो यूजर्स, द शेयर होल्डर्स जिनको बोलते हैं, दे विल आल्सो लाइक टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। So the objective of accounting, one of the objectives is to provide the reliable information to the stakeholders so that they can take the decision making, whatever decision making they want to do. उसके बाद होता है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आपके सिलेबस में मेजरली इट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमने बेसिकली जो अभी डिस्कस कर दिया कि बिजनेस का हिसाब रखना है, उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, कि भाई कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, कितना प्रॉफिट आया, क्या फाइनेंशियल फ्यूचर है, इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है बेसिकली, it is more of to ascertain the product cost of the product. Similarly management accounting to help the management in taking the decision making, उस हिसाब से जो भी आप करोगे, इसमें बेसिकली एमआई और ऑल दो थिंग्स। सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, ये भी आपके अंदर एक टॉपिक है कि यू आर ए बिजनेस, सो यू आर नॉट काइंड ऑफ सेपरेट फ्रॉम द सोसाइटी, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ, आई वर्क इन ऑयल एंड गैस कंपनी, रिलायंस इज देयर, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स है, तो वो बिजनेस के कुछ रिसोर्सेज तो यूज कर रहे हैं ना। अगर मैं एक इंडस्ट्री लगा के बैठा हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग फॉर द सोसाइटी, मैं अगर प्रूव कर रहा हूँ सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ, तो मैं क्या उनके लिए कुछ वाटर प्यूरिफिकेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब चीज को कम करने के लिए कर रहा हूँ, सोसाइटी के बेनिफिट में कुछ कर रहा हूँ। तो उसमें आता है आज के में इज कॉल्ड एंड ईएसजी का, ईएसजी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग होती है, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। मैंडेटरी हो गया हर कंपनी को इंडिया में, जो विच मीट्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया, उनको 2% ऑफ देयर प्रॉफिट्स खर्च करना है सोसाइटी पे, वो सब आता है सोशल रिस्पांसिबिलिटी। एंड देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इट्स अ नेसेंट थॉट, जिसमें ये बोलते हैं कि आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई कंपनी है उसमें अच्छा अच्छा टैलेंट जा रहा है, तो डेफिनेटली दैट कंपनी विल ग्रो, वी कैन से दैट कंपनी इज गुड एसेट्स। बट क्या उन ह्यूमन रिसोर्स की हम अकाउंटिंग करेंगे? तो एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि नहीं, मेजर स्कूल ऑफ थॉट बोलता है नहीं, आप ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर समथिंग यू कैन कंट्रोल, आप अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो चाहेंगे चला, एसेट का डेफिनेशन नहीं होता विच यू कैन कंट्रोल। बट दूसरे तरीके से स्कूल ऑफ थॉट निकलता है, वो बोलता नहीं, एसेट को हम चलो ह्यूमंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी नो देयर आर एसेट्स। एक कंपनी में अगर अच्छे एम्प्लॉइज है और दूसरी कंपनी में ज्यादा अच्छे एम्प्लॉइज नहीं है, तो यू विल से दिस कंपनी हैज गुड workforce, so this company will grow in the longer run, and whatever the recruitment costs and all those costs which a company spends on the training and other things of those employees, they may be capitalized in the books, or per se the value of that employee, if we can calculate whatever salary you are going to pay that employee till his retirement, doing the actual valuations, ये थॉट प्रोसेस आता है, तो वो बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स की भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। वो डिफरेंट होते हैं, पर आपके यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और उसमें मेजरली दो चीजें, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? उसमें आप ये देखते हो कि बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, और बैलेंस शीट से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और पीएनएल जब बनेगा तो एक पर्टिकुलर पीरियड का बनेगा, इट में भी क्वार्टर, इट में भी हाफ ईयर, इट में भी एनुअल। जब बैलेंस शीट होती है वो एक पर्टिकुलर डेट की होती है। तो याद रखा, जो पीएनएल होता है इज एन अकाउंट, वो एक अकाउंट होता है, और बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट होता है। पीएनएल जो है एक पर्टिकुलर पीरियड का बनता है,
यूजुअली ईयर का बात करते हैं, जो कि बैलेंस शीट है एक पर्टिकुलर डेट की बनती है। उसके बाद ये मैंने बताया कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। इसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। उसके बाद इसको रिकॉर्ड करना है और फिर जो फाइनल रिजल्ट्स आ गए आपके उसको कम्युनिकेट करना है। उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है कि जो आप अकाउंटिंग करोगे उसकी जो वहां से इंफॉर्मेशन आ गई उसके क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले है कि वो रिलायबल होनी चाहिए, कि आप जो भी रिकॉर्ड बनाओगे वो रिलायबल होने चाहिए। वो उसके पीछे बायस नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कुछ मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, उसके पीछे विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी आप इंफॉर्मेशन बनाओगे वो ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टरी एविडेंस होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, वाउचर्स बोलते हो, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं। ऐसा ना हो कि आप बुक्स में एसेट दिखा रहे हो वो एसेट्स है ही नहीं। देयर वाज अ फेमस केस ऑफ सत्यम कि वो अपने प्रॉफिट्स फालतू को फेक दिखा रहे ताकि शेयर होल्डर्स उनकी कंपनी में पैसा लगाए। हम देखते हैं आए दिन, आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप देख सकते हो कि क्या होता है कि जो कंपनीज होती है, अभी आगे राजेश एक्सपोर्ट था, उन्होंने 15.98 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट दिखाए और जब पता चला कि रियल एक्सपोर्ट के 2% है। क्यों? उन्हें जब दिखाया कि हमारा इतना एक्सपोर्ट है, हमारा इतना सेल है, उससे क्या होगा, लोगों को लगेगा ये तो बहुत बड़ी कंपनी, इतना एक्सपोर्ट है और हमारी शेयर्स बढ़ जाएंगे। उन्होंने लिटरली यही किया, जबकि उनके शेयर सेल्स थे ही नहीं होती, तो उनकी इंफॉर्मेशन होने के रिलायबल नहीं है। तो व्हेन वी से रिलायबल, तो इट मीन जो इंफॉर्मेशन है वो क्रेडिबल होनी चाहिए, उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए, विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, झूठी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, सच्ची इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, रेलिवेंस। मगर वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग, रेलिवेंस का मतलब क्या है, वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग शुड बी रेलिवेंट फॉर द स्टेक होल्डर। जिनको इस इंफॉर्मेशन से डिसीजन लेना है, आप उनको ऐसी इंफॉर्मेशन दे दो कि जिसके बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इवेंट आज हो गया, आपने छुपा लिया, उसको बताया नहीं, उससे क्या होगा, उनको धोखा लग सकता है। सपोज अगर मेरी कंपनी में कोई केस हुआ है, अगर मेरी कंपनी में केस हुआ है तो मेरा फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि उसको हमने डिस्क्लोज करना है। तो तभी हम अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज। आता है एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आज की डेट में वो लायबिलिटी नहीं है बट आपको लगता है कि आप इस केस को हारोगे, आपके खिलाफ कोई इनकम टैक्स का नोटिस है, कुछ है, तो फिर कंपनीज एक्ट बोलते हैं आपको उसको डिस्क्लोज करना है, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन मे बी रिलेवेंट। आपके यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है, दैट्स मटेरियल, तो आपको बताना पड़ेगा ना। आप बोलोगे कि नहीं हम नहीं बताएंगे, तो उसकी वजह से आप धोखा दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब आप ऐसी इंफॉर्मेशन दे दो विच इज अंडरस्टैंडेबल टू द डिसीजन मेकर, जिसके बेसिस पे वो कोई डिसीजन ले ले। उसके बाद क्या है, कंपेरेबिलिटी, कि जो आप इंफॉर्मेशन दे दो वो कंपेरेबल होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप यूनिफॉर्मिटी फॉलो करो, कि भाई जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो अकाउंटिंग गाइडलाइंस आप इस साल फॉलो कर रहे थे उनको आप अगले साल भी, ऐसा नहीं हो कि आप इस साल इंफॉर्मेशन एक तरीके से दे रहे हो, अगले साल दूसरे तरीके से। यार ऐसा रखो कि आप अपने रिजल्ट्स को हर साल में कंपेयर भी कर सकते हो और दूसरे जो कंपिटिटर्स हैं उनके साथ भी कंपेयर कर सकते हो। अगर कंपनी की बात करेंगे, बहुत हद तक इन चीजों को कंपनीज एक्ट ने सॉर्ट आउट किया है। कैसे? कंपनीज एक्ट ने मैंडेटरी किया, जो भी कंपनी है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाएगी, शेड्यूल 3 के हिसाब से पीनल बनाएगी, ये डिस्क्लोजर दे दी। जब उसने पूरा चीज बता दिया तो उसने क्या किया, उसने उसने कंपेरेबिलिटी को भी टिक कर दिया, अंडरस्टैंडेबिलिटी को टिक किया कि इंफॉर्मेशन इतनी ऐसे हो कि डिजिटल इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट की जा रही है कि डिजिटल में तो उसे समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं बता रहा हूँ हमारी जो ट्रांजेक्शन हो रही है, सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ सर्विस हो रही है, सेल ऑफ सर्विस 50 तरह की है, अगर मैं पीएनएल में सेल फ्रॉम दिस, वो तो खिचड़ी बनेगी ना। तो आप क्या लिखते हो कि भाई सेल ऑफ सर्विसेज इतना, फिर नीचे नोट देते हो अगर किसी को डिटेल में देखना है, तो उससे मतलब इंफॉर्मेशन वो अंडरस्टैंडेबल होती है, रिलेवेंट होती है, रिलायबल होती है। ये क्वालिटी करेक्शन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। पहले क्या होता था, खाली बुक कीपिंग होता था कि हिसाब रखते थे, जो हमारे टिपिकल अंकल होते हैं वो बुक कीपिंग करते हैं, हिसाब ही रखते हैं, तो उसमें वो डबल एंट्री फॉलो नहीं करते। बट डबल एंट्री में पहले बुक कीपिंग होता है, उसके बाद भी अकाउंटिंग होता है। तो बुक कीपिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग फेज, जर्नल एंट्री करना, उसके बाद लेजर अकाउंट बना देना, ठीक है ना। और ट्रायल बैलेंस भी आप बोल सकते हो, यहाँ तक आता है। उसके बाद वहां से रिजल्ट्स बना देना, पीएनएल बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, वो अकाउंटिंग का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो बुक कीपिंग क्या है, इट इज द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम एंड बुक अकाउंटिंग इज द समराइजिंग फेज, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो ट्रायल बैलेंस, आप बोल सकते हो दोनों को इंटरलिंक कर लेता है। तो फिर आता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट। उसके बाद इट्स अ प्राइमरी स्टेज, इट्स द सेकंड स्टेज,
इट इज रूटीन इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल सिग्नल। बस आपको रिकॉर्डिंग करनी और अपने अपने खातों में डालना, फिर जाके आपको देखना है कि भाई ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस भी मेरे हिसाब से बुक कीपिंग में ही आता है। और फिर उसके बाद आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई ये पीएनएल में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, कुछ आइटम हो सकता है दोनों में जाएगा, वहां पे आपका एनालिटिकल स्किल्स काम आता है। तो वो अकाउंटिंग का पार्ट बन जाता है। मैनेजर डिसीजन आप बुक कीपिंग से नहीं ले सकते हो, बट यस आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ले सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो इसका पार्ट नहीं है ऑब्वियसली बुक कीपिंग का, और यहाँ पे वो बुक कीपिंग का पार्ट है। ये मैंने लिखा था कि लेक्चर 1 जो आपका इनिशियल था वो ये लिंक थी, तो मैंने आज की डेट में वो 69 वीडियोस की प्लेलिस्ट में डाल दिया था। इधर मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि फर्स्ट लेक्चर जो बेसिकली 11 में लिया था, आप 17 मिनट्स पे छोड़ सकते हो, बाकी देख सकते हो। तो पहले चैनल जब बनाई थी तब नाम था लतीफ कॉमर्स एकेडमी से बनाया था, क्योंकि तब मेरा इंटेंशन था कि अकाउंटेंसी के लेक्चर्स पढ़ाना है, और फिर जाके अल्लाह ने कुछ और ही जाना था, और जो भी अब आपके सामने है वो आप देख ही रहे हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर। और इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा आप लिख देना कमेंट सेक्शन में। इट वाज जस्ट अ बेस, आप मेन लेक्चर को देखो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा 10 से 20 एमसीक्यूज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग होगा, ताकि सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ इन ट्रू सेंस एंड सबका विकास इन ट्रू सेंस। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।